तो फाइनली यहाँ पे इलेक्शन वीक की वोलेटिलिटी खत्म हो गई है। जो बीते पिछले 2-3 साल थे सबसे वोलेटाइल वीक हमको देखने को मिला। लगभग 10% के आसपास मार्केट एक दिन में गिरता है, उसके बाद आगे 2-3 दिन में पूरी रिकवरी हमें देखने को मिलती है। अब इस वोलेटाइल वीक के बाद जब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने वाली है, तो मार्केट आगे किस तरीके से बिहेव कर सकता है, किन सेक्टर किन स्टॉक्स पे आपका फोकस हो सकता है, उन सभी चीज़ों को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आगे आने वाले मंडे के लिए या आगे आने वाले वीक के लिए आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग ये हो रही है कि इस बार बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो 10 साल बाद ऐसा हो रहा है कि बिना मेजॉरिटी के कोई गवर्नमेंट बन रही है। मेजॉरिटी ना होने के कारण इनको 2 पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, जो कि है हमारे पास टीडीपी और जेडीयू। अब देखो, ये जो पार्टीज का गेम होता है ना, ये गेम समझना हमारे लिए जरूरी है। और यहाँ पे जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ वो मैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे हम केवल मार्केट के हिसाब से चीजों को समझेंगे, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिला जुला के बात यह है कि अगर मार्केट में कोई स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, एक ऐसी सरकार रहती है जो निर्णय ले सकती है, तो मार्केट उसको पॉजिटिव कंसिडर करता है। अगर एक ऐसी गवर्नमेंट रहती है जहां पे बहुत सारे पावर सेंटर्स हो, उन जगहों पर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, बड़े रिफॉर्म्स मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट अभी के सिचुएशंस को देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी। कुछ नए लेटेस्ट अपडेट्स आए, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो अगर ये स्टेबल गवर्नमेंट बनने की बात हो रही है तो मार्केट का आउटलुक जो है वो हमें पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे मार्केट में ये इलेक्शन के दिन पे गिरावट आई थी, उसके बाद ऑलमोस्ट मार्केट रिकवर कर चुका है। निफ्टी बैंक मतलब जस्ट पहुंचने वाला है, बाकी सेंसेक्स और निफ्टी 50 तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब आ गए हैं। तो ये बस एक वोलेटाइल फेज साबित हुआ, मार्केट वापस वहीं पे पहुंच गया जहां से गिरावट शुरू हुई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी यहाँ पे कोई भी डर नहीं नजर आ रहा है। आप देखोगे इंडिया विक्स में भी जबरदस्त हमें गिरावट देखने को मिली है, तो लोगों के बीच में अभी फियर फैक्टर नहीं है। ये फियर फैक्टर आगे आएगा नहीं आएगा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो होने वाली है, वो पहली चीज यहाँ पे जो होगी कि मिनिस्टर्स किस हिसाब से बनाए जाएंगे। यानी क्या टीडीपी और जेडीयू या फिर जो बाकी एनडीए की पार्टीज हैं उनको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दी जाएगी, या फिर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को अभी भी गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, बीजेपी अपने पास रखेगी। तो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज क्या होती हैं? डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, ये सारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी ये सारी मिनिस्ट्रीज बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ पर टाइम्स नाउ ने पब्लिश किया था कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी तो रहने ही वाले हैं, और यहाँ पे टीडीपी को 2 मिनिस्टर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, टीडीपी को यहाँ पे 2 मिनिस्टर्स मिल सकते हैं। तो 2 मिनिस्टर शायद इतने इंपॉर्टेंट आपको वहां मिलते हुए नहीं देखेंगे। अगर आप जेडीयू की बात करोगे तो जेडीयू में 1 मिनिस्टर होने की बात कही जा रही है। इसके सिवा जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनमें भी उनके लीडर्स को मिनिस्ट्री में जगह मिल सकती है। तो अभी की सिचुएशन देख के यही लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स बीजेपी अपने पास रखने वाली है, जो कि हो सकता है कि ये सही रहे। अभी चीजें कंफर्म नहीं हुई, तो अगर सिचुएशन बदलती है, कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, स्पेशली मार्केट के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बहुत मायने रखता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर का सिलेक्शन बहुत ज्यादा मायने करेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है। ये हमारे पास बड़ा एक इवेंट आने वाला है जिसपे मार्केट की पूरी नजर है। जो सेकंड हमारे पास इवेंट है वो है कि किस तरीके से जो बीजेपी या एनडीए का फ्लोर टेस्ट होता है उसमें बीजेपी परफॉर्म कर पाती है। तो अभी तो ऐसा मान के चलते हैं कि फ्लोर टेस्ट में एनडीए को बहुमत मिल जाएगा, एनडीए की सरकार बन जाएगी, तो वो भी मार्केट के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। तो कुल मिला जुला के फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो ये इलेक्शन केवल एक वोलेटाइल इवेंट साबित हुआ है। इस इलेक्शन ने ना कोई भी डिसीजन बना के हमें नहीं दिया। इलेक्शन ने कह दिया कि 4-5 दिन की वोलेटिलिटी थी, हम वहीं पर आके दोबारा खड़े हैं। अगर इलेक्शन से पहले बहुत सारे जो अमेरिकन एनालिसिस फर्म्स हैं उनके प्रेडिक्शंस आ रहे थे कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, तो वहां पे उन्होंने ये कहा था कि अगर यहाँ पे बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो मार्केट में हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है, और मे बी मार्केट कुछ महीनों के लिए नीचे के लेवल्स पे बना रहे। तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है और मार्केट ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है। आगे यहाँ से क्या हो सकता है? क्या मार्केट में एक और बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, या मार्केट यहाँ पे ऊपर ही बढ़ने वाला है? तो देखिए, अगर मार्केट ऊपर बढ़ने वाला है
तो यहाँ पे वो जो ऊपर बढ़ने का रेट रहेगा वो स्लो ही रहने वाला है। मार्केट में एक बहुत ही जबरदस्त वापस से एक्साइटमेंट वाली बुल रैली नहीं आने वाली है। तो मार्केट ऊपर की तरफ स्लो स्टेडी जा सकता है। क्या मार्केट में एक फॉल आने वाला है? तो जो फॉल आएगा उस फॉल को आप बड़ा कब कंसिडर करोगे? जब तक ये इलेक्शन डे वाला लो नहीं ब्रेक हो जाता ना, तब तक उस फॉल को हम बड़ा कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं नजर आ रही कि मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा फॉल दिखाएगा। तो दो चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पहली चीज जो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि मार्केट आगे आने वाले कुछ महीने या फिर ये पूरा साल ज्यादा ऊपर ना जाए बिना 10-5% और ऊपर जाए। 10-5% भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। और ऑलमोस्ट सब फ्लैट मार्केट रहे। तो फ्लैट टू साइडवेज या फिर फ्लैट टू लिटिल बिट बुलिश मार्केट एक्सपेक्टेड है मोस्ट प्रोबेबली। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो वो गिरावट की वजह तभी होगी जब कोई पार्टी, जैसे जो नायडू जी की पार्टी या नीतीश जी की पार्टी है, वो अपना समर्थन खींच लेती है और किसी तरीके से सरकार यहाँ पे आगे नहीं चल पाती है, तो ही मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी। इसके साथ साथ जो तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है हमारे पास बजट। इंटरिम बजट हमारे पास फेब में आ गया था, लेकिन फाइनल बजट आने वाला है। तो बजट से कुछ सेक्टर्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। और क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यू हो रही है तो इसको एक पॉजिटिव बजट माना जाएगा। जनरली स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करेंगे। इस बार अभी एफएमसीजी सेक्टर के अच्छे रहने की बात हो रही है। यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से रिवाइव कर रहा है। इलेक्शन के दिन भी एफएमसीजी सेक्टर ने मार्केट को डिफेंड करने की कोशिश करी थी। अगर ये सेक्टर को आप हटा दो तो इसके सिवा रेलवे, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग वगैरह जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स पे भी, मतलब जो इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर्स हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी एक कंपनी का, उनमें जो जो सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके भी अच्छे रहने की संभावनाएं हैं। रेलवे और जो कुछ सेक्टर्स हो गए रिलेटेड, वो उनका बजट पे भी रिएक्शन हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली बजट में उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं। इसके सिवा अगर आप सेक्टर्स की बात कर रहे हो तो प्राइवेट बैंक्स एक ऐसा सेक्टर है ना जहां पर हमें बहुत दिनों मतलब बहुत सालों से एक बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन मिल रही है। पीएसयू स्टॉक्स तो फोकस में रहेंगे ही, गवर्नमेंट सेम कंटिन्यू हो रही है तो पीएसयू स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। पीएसयू स्टॉक्स में भी पॉजिटिविटी की उम्मीद है, लेकिन अब ये उतने ज्यादा फेवरेबल नहीं होने वाले। मतलब एक तरीके से सेफ हेवन माना जाता था पिछले 10 सालों में कि पीएसयू स्टॉक्स को तो बढ़ने ही हैं, एक जबरदस्त रैली चल रही थी इसमें। बट फिलहाल पीएसयू स्टॉक्स रुक सकते हैं बिकॉज गवर्नमेंट स्टेबल है बट कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक वो स्टेबल रहेगी। इसलिए पीएसयू स्टॉक नेगेटिव नहीं हो रहे हैं फिलहाल, पीएसयू स्टॉक पॉजिटिव रहेंगे। बट हो सकता है उनमें जो बुल रन है वो थोड़ा सा स्लो डाउन आपको होता हुआ दिखे। और अगर गवर्नमेंट पे क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं तो पीएसयू स्टॉक्स में वापस से पिटाई होती हुई दिख सकती है। प्राइवेट बैंक्स अभी ऐसा कोई इनके पास रीजन नहीं है कि ये ऊपर भाग जाए, लेकिन इनकी वैल्यूएशन जो है वो अभी थोड़ी सस्ती मिल रही है। आप देखोगे एचडीएफसी की बात कर लो, कोटक की बात कर लो, इसमें बहुत सालों से मोमेंटम आया नहीं है। तो ये मोमेंटम पेंडिंग है इसमें, जो शायद ट्रिगर हो सकता है। दिक्कत ये भी है कि इन बड़े बैंक्स में ना लगभग सभी ने बेट कर रखा होगा। आप लोग ये बताओ कितने लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक है? ऑलमोस्ट 90% रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक होता ही होता है। तो प्राइवेट बैंक्स में भी आप थोड़ी सी नजर रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो यहाँ पर एक कोलिशन वाली गवर्नमेंट बन रही है और आंध्र प्रदेश में टीडीपी का जीतना, ये दोनों चीज कौन से स्टॉक्स को फेवर कर रही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपनियों के नाम निकाल रखे हैं। तो यहाँ पे लगभग 25 कंपनियों के लिस्ट हैं जो आंध्र प्रदेश एरियाज में काम करती हैं और यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू जी के आने से काफी फायदा होगा इनको। जिसमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास हेरिटेज फूड्स। अगर आप हेरिटेज फूड्स देखोगे तो इसमें ये डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, आंध्र प्रदेश में काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें बनाती हैं। इनमें यहाँ पर डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू जी के फैमिली के स्टेक होल्डिंग्स हैं और ये काफी ज्यादा बढ़ा भी है। तो हेरिटेज फूड जो है वो आपके फोकस में रहना चाहिए। हो सकता है इन 5 सालों में अगर गवर्नमेंट बनी रहती है तो हेरिटेज फूड्स आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। इसके बाद यहाँ पर अमर राजा बैटरीज में भी एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला है। अमर राजा बैटरीज में भी यहाँ पर एक ठीक ठाक मोमेंटम रिएक्शन देखने मिला है, जैसे ही यहाँ पे टीडीपी पार्टी के जीत की बात सामने आती है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, एनसीएल, रैमको ग्रुप, ऑरोबिंदो फार्मा, लॉरस लैब, नेटको फार्मा, कोस्टल कॉर्प, बीजीआर, क्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, डेक्कन सीमेंट, अंजानी फूड्स, अल्कली मेटल्स, आंध्रा पेपर, पेनर इंडस्ट्रीज, आंध्रा पेट्रो, एनसीसी लिमिटेड, आंध्रा बैंक, एनएमडीसी, नाइल लिमिटेड, लिखिता इंफ्रा, केकेआर कंस्ट्रक्शंस, आंध्रा सुपर। तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं, इनकी वैल्यूएशंस और चार्ट्स आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट करेगा। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आई एम जस्ट एनालाइजिंग द सिचुएशंस जो यहाँ पे बन रही हैं। अब एक बार चार्ट में आते हैं और सिचुएशन थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो मार्केट में जो गिरावट आई थी उस गिरावट का ऑलमोस्ट हमने 0.6 एरिया ब्रेक कर दिया। 0.6 एरिया का ब्रेकआउट करना मतलब ये जो सेलर्स थे ना उनमें ताकत नहीं थी।
वो ना अगले दिन फॉलो थ्रू लेके आ पाए, ना वो मार्केट को वहां पे रोक पाए। मार्केट इमीडिएटली रिकवर करना एक वोलेटाइल सेशन की तरह देखा जाता है। हम इसको एज ए डिसिसिव सेलिंग नहीं मान सकते हैं। अगर सेलर्स में दम होता तो या तो मार्केट नीचे रुकता या मार्केट में फॉलो थ्रू आता, लेकिन जिस हिसाब से रिकवरी आई है ये मान के चल रहे हैं हम कि मार्केट एक वोलेटाइल टाइम के लिए रेडी हो रहा है। अब अगर आप देखोगे ये काफी बड़ी एक रेंज बनी है, अगर आप हाई या लो से कंसिडर कर रहे हो। आप हाई को थोड़ा और ऊपर भी कर लो ना तो भी एक बहुत बड़ी रेंज आपको बनती हुई दिख रही है। तो एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर रुक जाए। मंडे के दिन एग्जैक्टली क्या हो सकता है, तो मंडे के दिन आप निफ्टी का चार्ट देखो, मार्केट जस्ट अप्रोच कर रहा है अपनी रेजिस्टेंस को। तो कल के दिन पे यानी फ्राइडे के दिन पे जो क्लोजिंग मिली थी वो जस्ट ऑल टाइम हाई पे मिली थी। तो आज के दिन अगले दिन मंडे को अगर ऑल टाइम हाई से मार्केट नीचे गिरता है तो एक यहाँ पे रेड कैंडल की भी पॉसिबिलिटी है, और उसके बाद फर्दर डिसाइड किया जाएगा कि किस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम आती है। मैं अभी साइडवेज टू पॉजिटिव, जैसा ये स्ट्रक्चर था स्लोली मार्केट ऊपर जा रहा था वैसा ही स्ट्रक्चर अब मान के चल रहा हूँ। कुछ जब तक बड़ा ना हो जाए, कुछ डिसिसिव ना हो जाए, अब मार्केट ना ही बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है ना ही बहुत तेजी से नीचे गिरने वाला है। और ट्रेडर्स अगर हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं या फिर मार्केट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ये जो वोलेटाइल मूवमेंट रहते हैं इनका फायदा उठाने के लिए स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन निकलता है, इसमें कम रिस्क रहता है। अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हो तो कुछ परसेंटेज का रिस्क रहता है, आप कैपिटल भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो, और प्लस इसमें प्रोबेबिलिटीज ये रहती है कि आपको इमोशनल गलती नहीं करोगे। तो स्विंग ट्रेडिंग आई थिंक आप लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग फ्री में सीखने के लिए आप हमारे एक एडवांस फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अकाउंट ओपन आपको करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए रहते हैं ब्रोकर्स के, उनके थ्रू अकाउंट ओपन करने के बाद आप फ्री में उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आपको एक प्रीमियम एप्लीकेशन का भी एक्सेस मिलेगा जो अभी बन रहा है, रेडी हो रहा है, जिसमें आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट, इसके सिवा और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिलेंगे। आई थिंक ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, सिचुएशन समझ में आई होगी। मैं अब सोच रहा हूँ कि ऐसे ही फंडामेंटल रीजंस पे आगे वीडियो बनाता रहूँ, जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो उन चीज़ों का डिस्कशन भी हम करते रहेंगे, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर खाली चार्ट से चीज़ें समझ नहीं आती। चार्ट इज इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पे बेट करते हैं, बट बड़ी पिक्चर भी क्लियर रहना जरूरी है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानने समझने मिला होगा। चलिए ऐसी वीडियो में मिलेंगे फिर कभी। धन्यवाद, जय हिंद।